अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं वो है जी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी का, पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, और वो है जी निकोलो मैकियावेली। ठीक है, 1469 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। तो नेक्स्ट हमारे पास है इनका, बिल्कुल शॉर्ट सी बात करूँगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगी। ठीक है, और आगे पीछे की बातें बिल्कुल नहीं करूँगा, और मेन पॉइंट्स पे मुद्दे के ऊपर बात करूँगा, और आपने इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे टैकल करना है, ये तमाम डिस्कशन मेरी ये होगी। ठीक है, मैकियावेली के ऊपर क्वेश्चन आ जाए कि उसकी पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है। ठीक है, किसी भी एंगल से आ जाए तो उसको फिर आपने शेप करना है उसको, क्योंकि पॉलिटिकल फिलॉसफी तो इसकी एक ही है। ठीक है, तो वो आपको किसी एक एंगल से पूछेगा तो आपने फिर इनको उसको आगे से आपने अपने हिसाब से इसको चेंज कर लेना है। ठीक है, तो अब जो इसकी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है, जो उसने काम किया है, वो हमारे सामने है। 1469 को ये पैदा हुआ है। तो जब कभी भी हमने किसी भी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी को अंडरस्टैंड करना है, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे जो पहली चीज़ हमने समझनी है वो है उसका बैकग्राउंड। ठीक है, उसका एनवायरनमेंट। ये 2 चीज़ें मैं आपके सामने लिखी हुई हैं। अगर उसका एनवायरनमेंट जो है वो पीसफुल है, वो एक इंतहाई इंटरेस्टिंग किस्म का है, इम्प्रेसिव है। ठीक है, कोई उसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो फिर तो उसका जो जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी होगी वो भी इसी चीज़ से डील कर रही होगी। ठीक है, उसकी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के अंदर भी आपको यही चीज़ें दिखाई देंगी। लेकिन अगर किसी भी पॉलिटिकल फ़िलासफ़र का एनवायरनमेंट ऐसा है कि वहाँ पे वार है, वहाँ पे केओस है, वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वहाँ पे अफ़रा-तफ़री है, वहाँ पे सिविल वार्स चल रही हैं, ठीक है, स्टेट के अंदर, तो फिर आपको उसकी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के अंदर भी यही चीज़ें मिलेंगी। और अगर आपने उसके एनवायरनमेंट को समझ लिया, तो उसका एनवायरनमेंट आपने समझ लिया, तो फिर आप 50% उसकी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी को समझ गए हैं कि ये पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी, याद रखना है, उन तमाम जितने भी मसाइल होंगे उसके एनवायरनमेंट में उनका सॉल्यूशन दे रहा होगा वो बंदा। ठीक है, उन तमाम पॉलिटिक मसाइल का, उन तमाम प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन देगा, उसको हम बेसिकली बोलते हैं उस बंदे की पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी। ठीक है, जो उसके एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम्स होंगी। ये बातें आपको कोई भी इस तरह से बिल्कुल कंसाइज़ करके, प्रिसाइज़ करके कोई नहीं बताएगा। ठीक है, पहली चीज़ ये आपने समझनी है। दूसरी चीज़ अब क्या है, केवल का एनवायरनमेंट था वो ये था कि उसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो थी। ठीक है, उसमें कभी एक गवर्नमेंट आती, कभी दूसरी गवर्नमेंट आती। ठीक है, तो कभी रिपब्लिकन की गवर्नमेंट आ जाती, और कभी एक फैमिली थी मेडिसी फैमिली, उसका रूल आ जाता। ठीक है, तो अब इस दौरान ये एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। ठीक है, पूरी स्टेट्स के अंदर। ठीक है, और इटली डिवाइडेड था छोटी छोटी स्टेट्स के अंदर। ठीक है, और उसमें से फ्लोरेंस भी एक स्टेट थी, और इस स्टेट के अंदर ही जो है वो जो मैकियावेली है वो काम कर रहा था एज ए डिप्लोमेट। फॉर सम टाइम ही वर्क एज ए डिप्लोमेट विद रिपब्लिकन गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब उसने जब डिप्लोमेट काम किया, तो जब मेडिसी फैमिली का रूल वापस आया 1512 में, ठीक है, 1512 में जब रूल वापस आया उनका, तो इसकी नौकरी भी चली गई। उन्होंने इसको रिमूव किया और इसको फिर कैदोबंद में डाल दिया। ठीक है, और इसको फिर बहुत सख्त सज़ाएँ भी हुई वहाँ पे। ठीक है, और 7 किस्म की अज़ीतें भी दी। ठीक है, और फिर जो है इसने वहीं पे ही उसी दौरान, कहा जाता है कि इसने अपना काम शुरू कर दिया था। जो बुक इसने लिखी है, और इसकी जो इम्पोर्टेंट बुक थी उसका नाम था प्रिंस। जो इम्पोर्टेंट जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, सारी की सारी जो इसकी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है वो प्रिंस के गिर्द ही घूमती है। ठीक है, तो अब क्योंकि जो फ्लोरेंस था, ठीक है, वो छोटी, वो मतलब उसके जो इटली था वो छोटी स्टेट्स में डिवाइडेड था। और जो फ्लोरेंस है वो भी अब मतलब एक तरह से, जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होती है। ठीक है, तो जो मुल्क के अंदर एक फ़ियर है, सिक्योरिटी की इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इन तमाम से बचने के लिए, इन तमाम से छुटकारा पाने के लिए मैकियावेली ने क्या किया जी, मैकियावेली ने एक बुक लिखी प्रिंस, जिसमें वो प्रिंस को नसीहतें करता है कि भाई ये मसले, इन तमाम मसाइल का हल तुम इस तरह से निकालोगे। उसमें नसीहतें हैं, बेसिकली एडवाइसेज़ हैं फॉर प्रिंस। तो कुछ उसकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, तो ये हमारे सामने इसकी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा इसने एक और बुक भी लिखी थी, डिस्कोर्सेस ऑन लेवी। वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है और जिसके लिए फेमस है वो बेसिकली प्रिंस है।
ठीक है। इसमें जो सबसे पहली चीज़ हमारे सामने आती है, ठीक है, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल फिलोसोफर में आपने याद रखना है कि रियलिज्म की बुनियाद ये बंदा रखता है, ठीक है। और सबसे पहला ये बंदा है जो हमें ये बताता है कि रिलीजन, ठीक है, आप इस रिलीजन समझें, रिलीजन एथिक्स, ठीक है, रिलीजन एंड एथिक्स शुड बी सेपरेट फ्रॉम, एंड एथिक्स शुड बी सेपरेट फ्रॉम पॉलिटिक्स, शुड बी सेपरेट फ्रॉम पॉलिटिक्स। पहला बंदा है जो हमें इस चीज़ की गाइडेंस दे रहा है कि भाई इन दोनों चीज़ों को तो आपस में अलग होना चाहिए, ठीक है। पहला जो पॉइंट है हमें मिलता है वो ये है कि रिलीजन एंड एथिक्स जो है वो दोनों अलग होनी चाहिए, ठीक है। इन दोनों का मिक्सचर जो है ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो चर्च की हेजेमोनी है वो बरकरार रहेगी, और चर्च की जो हेजेमोनी है वो बरकरार ना हो, बल्कि जो जिन लोगों ने गवर्नमेंट चलानी है वो अपने हिसाब से चलाएं, ठीक है। तो इन दोनों जो डिपार्टमेंट्स हैं इन दोनों को अलग-अलग होना चाहिए, इन दोनों की डिवीज़न होनी चाहिए। पहला पॉइंट उसका ये है। दूसरा पॉइंट उसका ये है किसका जी, प्रिंस के अंदर, ठीक है, जो मेन पॉइंट है उनके ऊपर डिस्कस करूँगा मैं। वो कहता है कि कुछ 2 वर्ड्स यूज़ करता है वो, ठीक है। एक को वो कहता है फॉर्च्यूना, ठीक है। तो अब और दूसरे को वो कहता है विर्च्यू। कहता है कि जो फॉर्च्यूना से वो उसकी मुराद ये है कि वो कहता है फेट, किस्मत, लक, ठीक है। कहता है अगर आपकी अनलकीली भी आपके जो प्रिंस है उसके मुल्क में जंग लग जाती है या फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, क्योस आ जाता है, तो उसकी जो विर्च्यू का मतलब है वो यहाँ पे वो लेता है स्किल। उसके अंदर ये स्किल होनी चाहिए, ये अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, ये पावर होनी चाहिए, ये स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो इन हालात को काबू पा सके, अपनी स्किल के ज़रिए से अपनी फेट को काबू कर सके, इन तमाम जो सिचुएशन है उसको टैकल कर सके, ठीक है। तो ये प्रिंस के लिए वो सेकंड जो है वो देता है हमें। ये आपकी हेडिंग्स बनने के बीच में जो साथ जो बता रहा हूँ, इन डिटेल जो बात कर रहा हूँ वो आपका बीच में मटेरियल है। अच्छा, दूसरा ये हो गया। तीसरा वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो कहता है कि जो प्रिंस है वो मिलिटरीली जो है वो क्या होना चाहिए, उसकी जो मिलिट्री है, मिलिट्री वो वो पावरफुल होना चाहिए, ठीक है। मिलिट्री उसकी जो है स्ट्रांग मिलिट्री होनी चाहिए। स्ट्रांग मिलिट्री उसका काम है कि वो मेंटेन करे स्ट्रांग मिलिट्री। बात समझ आइए। वो क्या क्यों कहता है जब तक आपकी मिलिट्री स्ट्रांग नहीं होगी, आप एक्सटर्नल जो पावर्स हैं उनके लिए आप क्या रहेंगे, वल्नरेबल रहेंगे। आपको हमेशा ये डर ही लगा रहेगा कि भाई आपको कोई भी अटैक कर सकता है, ठीक है। तो इन तमाम बातों से बचने के लिए आपने ये करना है कि आपने अपनी आप को स्ट्रांग रखना है, ठीक है। आपकी जितनी ज़्यादा मिलिट्री स्ट्रांग होगी आप उतनी ज़्यादा इन अपनी जो इंटरनल इश्यूज़ हैं उनको भी अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद वो आगे जो क्या कहता है जी, वो ये कहता है कि जब आपकी स्ट्रांग मिलिट्री होगी, ठीक है, तो इस दौरान वो कहता है कि जो ह्यूमन नेचर है इसको भी जो प्रिंस है उसका काम है वो अंडरस्टैंड करे ह्यूमन नेचर को। वो ह्यूमन नेचर को क्या कहता है ह्यूमन नेचर जो है वो फिकल है, ठीक है, वो ग्रीडी है, एक नेगेटिव इमेज पेश करता है इंसान का, ठीक है। वो कहता है कि इंसान उसी प्रिंस को लाइक करते हैं, उसी जो इन द एंड उनकी इनको बचाए, चाहे वो जिस तरह से भी बचाए, ठीक है। चाहे वो जिस तरह से भी बचाएगा, ठीक है, लेकिन उनको बचा लेगा तो उसको वो लाइक करेंगे, बल्कि उसको वो लाइक नहीं करते कि दे जो है वो दिखने में अच्छा हो लेकिन उनको इवेंचुअली उनकी सिक्योरिटी के इश्यूज़ को वो सही तरह से टैकल ना कर सके, ठीक है। यहीं पे हमारा आगे वाला जो पॉइंट आता है वो ये कहता है कि प्रिंस शुड नॉट बी गुड, शुड नॉट बी गुड बट सीम टू बी गुड, सीम्स टू बी गुड, सीम्स टू बी गुड का मतलब ये है कि वो अच्छा ना हो बल्कि वो अच्छा प्रिटेंड करने की कोशिश करे। जब वो अच्छा प्रिटेंड करने की कोशिश करेगा तो फिर इसका मतलब ये है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आवाम जो है उसको पसंद करेगी, ठीक है। अगर वो अच्छा होगा तो वो अच्छा होकर कभी भी हुकूमत को नहीं चला सकता, वो अपने मुल्क को मैनेज नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसने अच्छा नहीं होना, उसने ज़्यादा से ज़्यादा ये करना है, उसने अपने आप को प्रिटेंड करना है, ठीक है। और उसका जो अल्टीमेट जो गोल है वो ये है कि उसने स्टेट की सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, उसने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से अपने आप को बचाना है, ठीक है, अपनी स्टेट को बचाना है, ठीक है। आगे वाला जो हमारा पॉइंट है वो ये कहता है कि एंड्स जस्टिफाइज मीन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
एंड्स जस्टिफाइज, एंड्स जस्टिफाई, एंड कर देंगे एंड जस्टिफाइज मीन। ठीक है, एंड जस्टिफाइज मीन्स का मतलब ये है कि अगर एक ऐसा रूलर है कि जो उसको, अगर जो चर्च का बंदा है, ठीक है, चर्च है या फिर किसी भी कुछ बंदों को मार के स्टेट को बचाना पड़ता है, तो आखिर उसका जो रिजल्ट होगा, एंड होगा, एंड क्या होगा कि उसने एक बंदे को जान दे के, ठीक है, उसने कई लोगों की जान बचा ली है। ठीक है, तो एंड उसका क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है, ना कि आप एक बंदे की जान बचाने की वजह से के लिए आप हज़ारों लोगों को मौत के मुंह में धकेल दें। तो कहते हैं एंड जस्टिफाइज मीन्स। ठीक है, एंड जो है वो जस्टिफाई करेगा कि आपका एक्शन जो है अच्छा है। ठीक है, तो आपने ऐसा एक्शन लेना है कि आप जिसको बाद में जस्टिफाई कर सकें। ठीक है, तो उसके बाद वो कहता है जी कि जो प्रिंस शुड बी क्लेवर लाइक फॉक्स, फॉक्स की तरह वो क्लेवर हो, एंड स्ट्रॉन्ग, एंड स्ट्रॉन्ग लाइक ए लॉयन। ठीक है, कहता है कि वो शेर की तरह जो है स्ट्रॉन्ग हो और फॉक्स लोमड़ी की तरह वो क्लेवर हो। अगर वो इन तमाम अपने जो मामलात हैं वो उनको इस तरह से डील करेगा, वो अ, बल्कि ये नहीं है कि वो सच बोले। ठीक है, वो ये कहता है कि ये जो प्रिंस है ये झूठ बोले, ठीक है, और प्रिटेंड करे कि वो सच बोल रहा है, तो ऐसा प्रिंस कामयाब है। अगर वो सिर्फ सच बोलेगा तो वो कभी भी कामयाब नहीं होगा और अपनी स्टेट को डिफेंड नहीं कर सकेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैकियावेली के। इसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म होती है वो ये होती है कि उसने ह्यूमन नेचर को भी अच्छे तरीके से पेश नहीं किया। ठीक है, क्रिटिसिज्म की जब हम बात करते हैं तो वो ये है कि उसने ह्यूमन नेचर को एक नेगेटिव व्यू पेश किया है। ठीक है, उसके बाद हम जब क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि उसने सिर्फ एक साइड देखी है पिक्चर की। ठीक है, वो जो सिर्फ आवाम की जो इमोशनल साइकोलॉजिकल जो फीलिंग्स है उनको वो एक साइड से देख रहा है। वो उसका जो पूरा फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंस के ऊपर है, जबकि जितना ज़्यादा उसका प्रिंस के ऊपर फोकस होगा वो उतना ज़्यादा ही आवाम को इग्नोर करेगा। तो उसने मुकम्मल तौर पे आवाम को इग्नोर किया है। ठीक है, उसी के साथ साथ जब हम क्रिटिसिज्म करते हैं तो हमने खूबियाँ भी बतानी है कि ये पहला हमारे पास पॉलिटिकल फिलोसफर है जिसने रियलिज्म की बुनियाद रखी है। ठीक है, न्यू रियलिज्म की बुनियाद रखी है। ये एक पहला पॉलिटिकल फिलोसफर है जिसने कंसेप्ट दिया है कि एथिक्स को, रिलीजन को, जो पॉलिटिक्स है उससे अलग होना चाहिए। ठीक है, और ये पहला पॉलिटिकल फिलोसफर है कि जिसकी पॉलिटिकल फिलोसफी ने आने वाले दिनों में पूरी की पूरी जो पॉलिटिक्स है, जो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिक्स है उसको चेंज किया है। और फिर हमें दुनिया के अंदर इसकी पॉलिटिकल फिलोसफी की पेयर फॉर्म में इम्प्लीमेंटेशन दिखाई देती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे। ठीक है, 1527 में इसकी जो है वो मौत हो जाती है। ठीक है, तो जहाँ से आपको कंसेप्ट आपका क्लियर ना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है इंशाल्लाह।